हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज की। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आज का डाउट ऑफ द डे पूछ लेता हूं। 3 इडियट्स में जब वैक्यूम क्लीनर से डिलीवरी हो सकती है तो क्या डिलीवरी मशीन से रूम साफ कर सकते हैं क्या दोस्तों? आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं इतना खाली नहीं हूं। अब टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। मैंने गूगल पे सर्च किया डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड तो एटली की फोटो आ गई। गलत मत समझिए, बड़े डायरेक्टर बन जाओ तो बॉलीवुड टाइप करने से इन्हीं की फोटो आती है। दोस्तों सालों पहले एक जमाना था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री थी ही नहीं। आप नेटफ्लिक्स खोलो, उधर कुछ नहीं मिलता था। सीडी सिर्फ महाभारत के नाटक में सुदर्शन चक्र के काम आती थी। लोग थिएटर से पॉपकॉर्न खाने जाते थे। तभी चल रे और हट रे का भाई सत्यजीत रे लाइमलाइट में आए। वो फिल्म सिटी के जंगल में वुड काटा करते थे और उस वुड की बॉली लगाते थे और इस तरह शुरुआत हुई बॉलीवुड की। अगर आपको मेरी कहानी ऊटपटांग लग रही हो तो अफीम खा के दोबारा देखिएगा, फनी लगेगी दोस्तों स्टडीज से पता चला कि बॉलीवुड में एक फिल्म पाने के लिए हीरोइनों को क्या क्या करना पड़ता है। प्रोड्यूसर को रिझाना पड़ता है, उसके आगे नाचना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है। ये कोई बात होती है दोस्तों, एक्टिंग करनी पड़ती है? छे। बॉलीवुड में अगर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है तो कास्टिंग काउच पे। जब कास्टिंग काउच होता है तो हुआ क्यों नहीं मेरे साथ? मैं खुद गया था ऑडिशन देने। मुझे लगा मैं जाऊंगा, कास्टिंग डायरेक्टर कहेगी कि फिल्म में काम चाहिए तो इस रूम में आ जाना। कितनी गलत बात है दोस्तों, मुझसे ऑडिशन में बस एक्टिंग करवाई और घर भेज दिया। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर कास्टिंग काउच में एग्जैक्टली क्या होता है? अबे राहुल, अगर मैं बता दिया तो म्यूट हो जाएगा और अगर दिखा दिया तो ब्लर हो जाएगा। चल अब आगे बढ़। सुभाष घाई से मैंने घाई घाई में पूछा तो उन्होंने भाई भाई बोल के बताया कि फिल्म समाज का आईना होता है। अरे सुभाष घाई, ऐसा कौन सा समाज है जिसमें नोरा फतेही नाचती है? ऐसा कौन सा समाज है जहां इमरान हाशमी मल्लिका शेरावत के भीगे होंठ तेरी करता है? यहाँ पे एक और डार्क साइड मेंशन करना बनता है दोस्तों। बॉलीवुड वाले इतना जिम करते हैं, प्रोटीन खाते हैं, 12-12 अंडे खा जाते हैं, लेकिन जब स्टंट करने की बारी आती है तो स्टंटमैन को आगे कर देते हैं। अरे ओ टाइगर श्रॉफ, तूने प्रोटीन क्या सिर्फ श्रद्धा के सामने पादने के लिए पिया था क्या? आप सोचिए उस स्टंटमैन के दिल में क्या गुजरती होगी जब वो आग पानी से कूद फान के 20-25 गुंडों से पिट पाट के हीरोइन को बचाता है, लेकिन एंड में जब किस करने की बारी आती है तो टाइगर आ जाता है अपनी छोटी छोटी मूंछें लेकर। दोस्तों मुझे भी एक्टिंग में रोल मिला था। डायरेक्टर ने बोला था एक चेन स्नैचिंग का सीन है। मैं मेथड एक्टिंग के लिए महीनों तक चेन स्नैचिंग की प्रैक्टिस करने लगा। वो 28वां दिन था दोस्तों जब मुझे चेन स्नैचिंग में ही अपना पैशन दिख गया। डायरेक्टर ने मुझे कहा भी कि चोरी बुरी बात होती है। फिर मैंने डायरेक्टर को वो कोरियन फिल्म दिखाई जिसका वो हिंदी में रीमेक बना रहा था। फिर क्या था दोस्तों, उसने कहा तू मेरा मत बताना, मैं तेरा नहीं बताऊंगा। दोस्तों नेटफ्लिक्स के क्रिएटिव को डेट किया तो पता चला बॉलीवुड इंडस्ट्री से ज्यादा डार्क तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है। वहां दोस्त कहता है कि मार्केट में शूटिंग चल रही है भाई, चल देखने चलते हैं। जब सारे दोस्त मार्केट पहुंचते हैं तो सच में वहां शूटिंग ही चल रही होती है और सबको हेडशॉट लग जाता है। अनपढ़ साले हाथ में गोली मार के बोलते हैं हेडशॉट। इस मामले में तालिबानी इंडस्ट्री 2 कदम आगे है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ही बैन कर रखी है। उनका मानना है कि धर्म इसकी इजाजत नहीं देता और ये कह कि वो जैकेट पहन के स्कूल उड़ा देते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात यह है कि बॉलीवुड आम लोगों को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। मेरा एक भाई 3 इडियट्स मूवी देखकर इंजीनियर बना, दूसरा भाई रॉकस्टार देखकर सिंगर बना और मेरी बहन गंगूबाई काठियावाड़ी देखकर एक्टर बनी। दोस्तों वो आलिया भट्ट से इंस्पायर हुई थी, आलिया भट्ट के कैरेक्टर से नहीं। दोस्तों मैंने भी जन्नत फिल्म की तरह अपनी क्लासमेट को प्रपोज करने का सोचा था। वो स्कूटी में जा रही थी, मैं बगल से कार में जा रहा था। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा से अपना ले बना तू। ओ बहन की टक्की ने ब्रेक मारा ही नहीं और उसकी एक्टिवा मेरे छाती पे चढ़ गई। उसके दोनों इंडिकेटर मेरे कंधे में जाके फंस गए। अब जब भी मैं लेफ्ट लेता हूं लेफ्ट इंडिकेटर अपने आप ऑन हो जाता है। कॉर्नर सीट्स में बैठे कपल से डिस्कस किया तो पता चला हॉलीवुड फिल्में हम इंडियंस के लिए बनी ही नहीं है दोस्तों। मैं मम्मी को एनाकोंडा फिल्म दिखाने ले गया था। मम्मी पर्दे में दूध चढ़ाने लगी, कहती अच्छे दिन लाए हो बेटा, नाग पंचमी है आज। 150 रुपए की टिकट और 1.5 लाख का प्रोजेक्टर का खर्चा देकर आया हूं मैं। फिर मैं अपने पापा को टाइटैनिक दिखाने लेके गया। पापा कहते हैं जहाज को तो डूबना ही था बेटा। ना निकलने से पहले उन्होंने दही खिलाई ना नारियल फोड़ा। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री को और डार्क करने का काम भोजपुरी इंडस्ट्री ने किया है। आज मैं बताऊंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री की रचना कैसे हुई।
सालों पहले की बात है दोस्तों, बॉलीवुड वाले फिल्म की शूटिंग का सामान ट्रक में लेके जा रहे थे। तभी ट्रक में स्पीड ब्रेकर की वजह से झटका पड़ा और कुछ कैमरा, लाइट, क्लैपबोर्ड टकराकर नीचे गिर गए। फिर क्या था दोस्तों, वहां कुछ जीजा अपनी साली के साथ कभी चिट कभी पट संयम मारे सटा सट गाने में डांस कर रहे थे। उन्होंने कैमरा उठाया और अपनी हरकतें शूट करना चालू कर दी और फिल्म बना डाली। एक ऐसी फिल्म थी, महल बनाया रेत में, देवर भाभी खेत में। ये किसान के कर्जे के ऊपर फिल्म है, जहां देवर भाभी खेत में मेहनत करके कर्जा उतारते हैं। फिर सन 1965 में एक लेजेंडरी फिल्म आई, दूध गिरा बोतल से मैं भागी होटल से। ये एथलीट पे फिल्म है जिसमें एक लड़की मैराथन में भागती है। अगली फिल्म है ससुर तिहाड़ में, दामाद सास के साथ झाड़ में। ये फिल्म इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों, ये जो सोच रहे हो वैसी ही फिल्म है। लेकिन भोजपुरी वाले भोले बहुत होते हैं दोस्तों, उनको आप काजू दे दो वो लहसुन समझ के छील के खा जाते हैं। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर साउथ इंडस्ट्री कैसे बनी। अबे राहुल, तेरा नॉर्थ में जो घर टूट रहा जाके वो देख पहले। लेकिन दोस्तों, मैंने भी एक साउथ इंडियन से पूछा कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई थी, तो अल्लू की मम्मी मल्लू ने बताया कि अन्ना पोड़ा इल्ले कष्ट चास्तु ने तो नारा। आपको समझ तो आ ही गया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साउथ में राजा मौली सर को कौन नहीं जानता। उस आदमी ने 2 मीटर का ग्रीन कपड़ा क्या खरीद लिया, कुछ भी दिखाता है। कभी चिलगोजे जैसे हीरो से शेर को थप्पड़ मरवा देता है, कभी रामचरण को हाथी से पंजे में जिता देता है। फिजिक्स के साथ ये वैसे ही खेलते हैं जैसे छोटा बच्चा अपनी नुन्नू के साथ खेलता है। तो ये थी दोस्तों डार्क साइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। आशा करता हूं कि आप कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। चलता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकें, शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन में तापसी का पन्नू फेंक के मारें या विजय देवरकोंडा का कोंडा, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले डाउट ऑफ द डे पूछ लेता हूं। जब गरीबों की दुआ लगती है तो वो खुद को दुआ देके अमीर क्यों नहीं हो जाते? कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट करिए दोस्तों। आज का टॉपिक है डिक्टेटर वर्सेस डेमोक्रेसी। आपको पता है डेमोक्रेसी और डिक्टेटर में सबसे अच्छा डिक्टेटर है, क्योंकि मैंने डिक्टेटर फिल्म देखी है, मस्त कॉमेडी फिल्म है। डेमोक्रेसी नाम की तो कोई फिल्म ही नहीं है दोस्तों। और वैसे भी ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा कि कोई आदमी डिक्टेटर बनना चाह रहा है और उसे बनने ही नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। ऐसी डेमोक्रेसी मेरे लोकतंत्र से। सबसे पहले इन वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब है कि कोई राजा आप पर राज करे और डेमोक्रेसी का मतलब है कि सरकार आप पर राज करे। तो दोनों केस में गुलाम आप ही हैं दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं, देश के सबसे पहले गुलाम जो थे वो उस्ताद गुलाम अली खान थे, और उनसे भी बड़े गुलाम थे बड़े गुलाम अली खान साहब। ये फैक्ट्स आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि काम के भी नहीं है। अब मैं आपको डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के फायदे और नुकसान बताऊंगा। आप पेन निकाल कर बैठ जाइए। कमेंट में राहुल बोल रहा है कि सर दर्द दे रहा है। अरे राहुल, पेन पे ही बैठ गया क्या? खैर, तू मोबाइल में ही टाइप कर ले, पेन तो अब रहा नहीं तेरे पास। जनता के फायदे के लिए देखा जाए तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इलेक्शन के वक्त वोटर्स को दारू मिल जाती है। अब आप ही बताइए, 8 रुपए की बीड़ी पीने वाले को 150 का पौवा मिल जाए तो वो लपड़जंटू उस नेता को ही अपना बाप मानेगा ना। डिक्टेटरशिप में वोटिंग की चॉइस ही नहीं होती तो घंटा कहां से दारू मिलेगी? लेकिन हर डिक्टेटर बुरा नहीं होता दोस्तों। अब नॉर्थ कोरिया को ही देख लीजिए, वहां आलू जैसे दिखने वाला डिक्टेटर किम जोंग उन अपने देश में अलग अलग योजनाएं लाता है, जैसे लाडली बहना योजना, महतारी वंदन योजना, डिक्टेटरशिप आवास योजना। इसके तहत डिक्टेटर योजना के साथ उसके आवास में लिव इन में रहता है दोस्तों। एक योजना है अविवाहित पेंशन योजना। इसके तहत डिक्टेटर अविवाहित लड़कियों को पेंशन देने के बहाने बाली जाने की योजना बनाता है। यही नहीं दोस्तों, डिक्टेटरशिप के और भी फायदे हैं। आपको हर 5 साल में नए प्रधानमंत्री का नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं होती। 40 साल तक एक ही आदमी के अत्याचार के नीचे रहेंगे। आप सद्दाम हुसैन को ही देख लीजिए। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर सद्दाम हुसैन वही है ना जो हार्पिक के ऐड में आता है? अरे नहीं कमोड के कीड़े, वो एक्टर है हार्पिक हुसैन। दोस्तों, सद्दाम का एक भाई था बद्दाम, जो इराक में डेमोक्रेसी लाना चाहता था, पर सद्दाम को बद्दाम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसकी याददाश्त कमजोर थी। यहां पर मैं खाने वाले बद्दाम की बात कर रहा हूं दोस्तों। एक दिन सद्दाम को बद्दाम पे बहुत गुस्सा आया और उसने बद्दाम को उठाकर बाहर फेंक दिया। यहां पर मैं भाई वाले बद्दाम की बात कर रहा हूं दोस्तों। बद्दाम ने उठकर सद्दाम की आंखों में आंखें डालकर कहा कि डेमोक्रेसी तो मैं ला कर रहूंगा। फिर अगले दिन जब सद्दाम उठा तो घर पर बादाम का हलवा बना था। और यहां पर मैं खाने वाले बादाम की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, समझ रहे हो ना? तभी तो देखिए इराक में तब से डेमोक्रेसी नहीं आ पाई।
पुतिन की बहन से गोवा में मिला तो पता चला कि डिक्टेटरशिप से ज्यादा खतरनाक रिलेशनशिप होता है। मेरी खुद की गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत झूठ बोलती थी। एक बार मुझसे कहती कि मैं 8 बजे तक घर आ जाऊंगी, पर वो 6 बजे ही आ गई। दोस्तों, मैं पकड़ा गया। ये कोई बात होती है क्या? दोस्तों, डेमोक्रेसी में सबको चुनाव में खड़े होने का बराबर मौका मिलता है। मैं भी एक बार चुनाव में खड़ा हुआ था, फिर किसी ने पीछे से मुझे टपली मारी कि बैठ जा, प्रियंका गांधी नहीं दिख रही हैं। लेकिन मेरे दादाजी सच में एक बार चुनाव में खड़े थे। दोस्तों, उनका चुनाव चिन्ह था उड़ता तीर। इस चुनाव में वो हार गए क्योंकि कोई भी उड़ता तीर नहीं लेना चाहता था। उन्हें इलेक्शन में सिर्फ 4 वोट मिले थे, जिसकी वजह से उन्हें Z+ सिक्योरिटी भी मिली। कमिश्नर का कहना था कि जहां लोग उनके इतने खिलाफ हैं, वहां उनको सिक्योरिटी तो मिलनी ही चाहिए। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर, डिक्टेटर की सैलरी कितनी होती है? अबे, पेटीएम कैशबैक को सैलरी बोलने वाले आदमी, डिक्टेटर चाहे तो तेरी बुआ उठा लेगा और तू उनके खिलाफ बोलेगा तो तेरे को देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अब तू ही बता, ऐसे पावरफुल आदमी को क्यों ही सैलरी की जरूरत पड़ती होगी? दोस्तों, एक फैक्ट की बात यह है कि जितने भी बड़े डिक्टेटर हुए हैं, वो अपने जैसे दिखने वाले लोकलाइक रखते हैं ताकि दुश्मन असली की जगह डुप्लीकेट पर हमला करे। लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि किम जोंग उन जैसा दूसरा भद्दा भगवान ने बनाया ही नहीं है। दोस्तों, डेमोक्रेसी में चुनाव से पहले आचार संहिता लगाई जाती है। इसमें नेता वोटर्स को संहिता नाम की लड़की से आचार बंटवाती है, जैसे आम का अचार, नींबू का अचार, गाजर का अचार, ताकि वोटर्स खुश होकर उन्हें ही वोट दें। मजाक कर रहा हूं दोस्तों। पढ़ाई के बीच में अगर आप ह्यूमर डाल दें तो आप फेल हो सकते हैं। फेल होंगे तो आप फिर से मुझसे कोचिंग लेंगे, मेरा घर चलेगा। दोस्तों, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आजकल न्यूज में जो दिखता है वो सच नहीं होता है। मैं सही कह रहा हूं। मैंने खुद न्यूज चैनल वाली एंकर को देखा है, वो सामने से ज्यादा बुरी लगती है। मीडिया का कोई भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या डिफरेंस है? लोकसभा और विधानसभा का तो नहीं पता राहुल, लेकिन तू मेरी क्लास के बीच में बोलेगा तो शोक सभा जरूर होगा। अब टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, अगर मैं डिक्टेटर बन गया तो मैं फिर से डेमोक्रेसी लाऊंगा और सबको खुली आजादी दूंगा। जेल में बंद करके मैं सोना सस्ता करके सारा सोना खरीद लूंगा, फिर महंगा कर दूंगा ताकि कोई खरीद ना पाए। जो मेरी कोचिंग से पढ़कर निकलेगा, मैं उसे डायरेक्ट IPS IAS बना दूंगा। इसलिए दोस्तों, दुआ करो कि मैं कभी डिक्टेटर ना बनूं ताकि इस देश का भला होता रहे। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि आप मेरी वीडियो अधूरी छोड़ के कोई और वीडियो प्ले करें, मैं वीडियो खत्म कर देता हूं। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है। गर्मी का मौसम आ गया तो सारी चिड़िया, कौआ, कबूतरों से रिक्वेस्ट है कि छत के ऊपर बियर रखें। तुम्हारे लिए हम दाना पानी रखते हैं, हमारे लिए तुम बियर नहीं रख सकते, बहन के तोतों। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकें, शेयर करें, सब्सक्राइब की बटन में किम जोंग उन फेंक के मारे या पुतिन, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलता हूं दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा।